हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 14 और आज से हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट सेकंड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 में हमने डिस्कस किया था नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जो 10 मार्क्स का है, ठीक। और आज से हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेकंड, आज से 14 से लेके और ये जितने भी 18 या फिर 19 पार्ट तक ये कवर हो जाएगा, ठीक। तो आज हम डिस्कस करेंगे मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी का पार्ट 1, ठीक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें मनी मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ मनी, उसके बाद फंक्शंस ऑफ मनी और उसके बाद बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मनी एंड बैंकिंग कितने मार्क्स का है, ठीक। तो मनी एंड बैंकिंग है आपका 6 मार्क्स का और उससे पहले 10 मार्क्स का हम ऑलरेडी कर चुके हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो ये हमने डिटेल में स्टडी की है। अगर आपने नहीं नेशनल इनकम कंप्लीट किया तो नेशनल इनकम कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मेजर पोर्शन है मैक्रो इकोनॉमिक्स का और फर्दर भी बहुत हेल्पफुल होगा ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक। और उसके बाद हम मूव करते हैं यूनिट सेकंड में क्या कुछ हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ से 6 मार्क्स के लिए हम लोग कवर करेंगे पहली बात मीनिंग, डेफिनेशन, उसके बाद सप्लाई ऑफ मनी, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, नेट डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक वगैरह। कुछ नहीं है, ज़्यादा छोटे छोटे टर्म्स हैं, ज़्यादा बड़ी टर्म्स नहीं है। फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से 4 मार्क्स में कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन, मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन जो श्योरली आता ही है 100%, वो है सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस। फंक्शंस तो आएंगे ही 100%, ठीक। तो 6 और 7 जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उन्हीं में से एक या दो फंक्शन हमेशा रिपीट होते ही हैं। एंड जो ये फंक्शंस हैं नीचे ऑलरेडी दिए हुए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे 1 बाय 1 कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है मॉनेटरी पॉलिसी के जो RBI यूज़ करती है, इनको RBI यूज़ कैसे करती है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं अपनी मीनिंग पे, मीनिंग ऑफ मनी। फिर उसके बाद हम करेंगे फंक्शंस ऑफ मनी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ मनी, अगर हम अपनी लैंग्वेज में समझें मनी की मीनिंग, देखो मनी हम यूज़ करते हैं एज अ मीडियम एक्सचेंज, मतलब कुछ चीज़ लेने के लिए या कमोडिटी लेने के लिए हम क्या एक्सचेंज करते हैं, मनी। सो एनीथिंग विच कैन बी एक्सचेंज फॉर बाइंग एंड सेलिंग एनीथिंग, वो क्या है, एक मनी है। सो एनीथिंग इज मनी विच इज़ जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और सेकंड आएगा एट द सेम टाइम इट मस्ट एक्ट एज मेजर। अब एक्ट एज मेजर क्या है कि ये हम मेजर कर सकते हैं किसी कमोडिटी की वैल्यू रुपीज़ में या फिर मनी में, एंड स्टोर अ वैल्यू, और उसके साथ साथ जो उसकी वैल्यू है उसको हम स्टोर कर सकते हैं या फिर उसको सेव कर सकते हैं, ठीक। तो ये भी है। तो मनी के पास तीनों ही फीचर्स होते हैं। एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद उसको एक्ट एज अ मेजर, किसी कमोडिटी को अगर मेजर करना है उसकी वैल्यू तो हम पता कर सकते हैं मनी से, ठीक। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए ज़्यादा मनी देना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। उसके बाद आता है हम स्टोर ऑफ वैल्यू, कि मनी को हम सेव भी कर सकते हैं, उसकी जो वैल्यू है उसको स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये मनी वो है जो हम मीडियम एक्सचेंज के रूप में भी काम कर रही है, एक्ट एज मेजर के रूप में काम कर रही है और स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में। सिंपल सी मीनिंग। अब जनरल एक्सेप्टेंस इसकी होनी चाहिए, मतलब सभी लोग उसको एक्सेप्ट करें। सो द ओनली नेसेसरी कंडीशन इज दैट इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय पीपल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी वही है जो एक्सेप्ट करे, सभी लोग उसको एक्सेप्ट करें एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। चलिए अब करते हैं डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या है, डिफाइन इसको अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने किया, अलग अलग जितने भी लिटरेट्स थे उन्होंने डिफाइन किया। तो यहाँ पे क्राउथर की जो डेफिनेशन है वो हम यूज़ करते हैं एज अ मनी के रूप में, ठीक। क्योंकि आपने जो मीनिंग है उससे बिल्कुल मैच करती है, या वही जो मीनिंग की है वही क्राउथर ने इसको डिफाइन किया है। एनीथिंग दैट जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड विच एट द सेम टाइम एक्ट एज मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ठीक, अब अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन मनी और या फिर मीनिंग ऑफ मनी, तो आपने यही करना है, दैट इज एनीथिंग जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड विच एट द सेम टाइम एक्ट एज मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक। अब करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। एक्चुअली ये फंक्शंस ऑफ मनी इस बार सिलेबस में, जो लास्ट टाइम से ही सिलेबस में से रिमूव हो चुका है, बट मेन थिंग्स ये है कि फंक्शंस ऑफ मनी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, डिफाइन द फंक्शंस ऑफ मनी एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी, 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में नहीं आएगा।
लेकिन यहाँ से क्या आएगा, 1 मार्क्स में आएगा। ठीक, जैसे डिफाइन मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, डिफाइन मनी एज ए मेजर ऑफ वैल्यू, डिफाइन मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, या फिर व्हाट इज डेफर्ड पेमेंट, या फिर व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो इसलिए हमें फंक्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी पता होना हमें जरूरी है कि ये कहते क्या है, या फंक्शंस क्या है मनी की। सबसे पहले मनी फंक्शन क्या कार्य करती है, मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये 3 चीज़ें तो वही हैं जो हमने मीनिंग में की थी। ठीक, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, हम इसको एक्सचेंज करते हैं, गुड्स परचेज या सेल, गुड्स एंड सर्विसेज जब हम लेते हैं या फिर बेचते हैं, उसके बदले में हम ये एक्सेप्ट करते हैं या फिर किसी को पे करते हैं। तो वो क्या है, एक्सचेंज एज ए मीडियम ऑफ, दैट इज मनी इज मीडियम एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद आता है मेजर ऑफ वैल्यू। सो मनी इज कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, सो इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन वेरियस गुड्स। अब हम पता कर सकते हैं इसकी वैल्यू किसी कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज में। ठीक, सो फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट 100 मीटर या 10 मीटर्स ऑफ कॉटन क्लॉथ्स कॉस्ट 800 रुपीज़। तो सिंपल लैंग्वेज में हम किसी भी कमोडिटी की वैल्यू मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। और थर्ड आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। अब स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब इसको सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज। सो मनी एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी बीइंग जनरली एक्सेप्टेबल एंड वैल्यू बीइंग मोर और लेस स्टेबल, एंड इट इज़ आइडियल फॉर यूज एज स्टोर ऑफ वैल्यू। तो उसकी वैल्यू को जो हम स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक, सो फोर्थ में जो है स्टैंडर्ड या फिर डेफर्ड पेमेंट। 1 मार्क्स में पूछा जाता है कई बार कि डेफर्ड, व्हाट इज डेफर्ड पेमेंट। तो डेफर्ड पेमेंट क्या होता है, सिंपली जब हम लोन लेते हैं तो लोन में क्या करते हैं, फ्यूचर पेमेंट करते हैं। तो फ्यूचर पेमेंट को ही डेफर्ड पेमेंट बोलते हैं। ठीक, सो मनी इज ऑल्सो यूज्ड एज द यूनिट in terms of which all the future or deferred payments are stated। मनी हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ से पैसे उधार मांग के या फिर बोरो करके उसको फ्यूचर में वापस भी कर सकते हैं, रीपेमेंट। तो उसी को हम बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट। सो फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स कैन बी कैरिड ऑन इट्स टर्म्स ऑफ मनी, लाइक द लोन विच कैन बी टेकन एट प्रेजेंट एंड कैन बी रीपेड इन मनी इन द फ्यूचर। तो ठीक, सिंपल लैंग्वेज में लोन या क्रेडिट जो हम लेते हैं। एंड लास्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, हम इसकी जो वैल्यू है मनी की वो ट्रांसफर कर सकते हैं 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, जैसे हम बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं या बैंक फिर मनी जो है वो ट्रांसफर करते हैं 1 अकाउंट टू अनदर या फिर 1 पर्सन टू अनदर। तो सिंपल लैंग्वेज में फंक्शंस ऑफ मनी हम ऑलरेडी जानते हैं इनके बारे में कि फंक्शंस क्या है मनी के, मनी कार्य कैसे करती है। ठीक, तो ये पॉइंट्स काफ़ी ईजी लेवल के, इतने डिफिकल्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट वन, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि 10th इकोनॉमिक्स में ये थोड़ा सा हमने कवर किया था, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो आज हम करने वाले हैं मीनिंग, उसके बाद एडवांटेजेस, उसके बाद लिमिटेशंस। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो वाइवा में, ये क्वेश्चंस प्रोजेक्ट वर्क आपका जो भी हो, लेकिन वाइवा में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बार बार, व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एंड व्हाट इज एडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम या फिर लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। तो हम जानते हैं क्या है, ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ ट्रेड है। ओल्डेस्ट सिस्टम, जब मनी यहाँ पे नहीं थी तो क्या होता था, गुड्स आर एक्सचेंज बिटवीन गुड्स। ठीक, सो इट रेफर टू दैट सिस्टम अंडर विच गुड्स और सर्विसेज वर एक्सचेंज डायरेक्टली विद अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, मतलब इसको हम सीसी इकोनॉमी बोलते हैं, कमोडिटी वर्सेस कमोडिटी। एंड देयर वाज नो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज या मनी वहाँ पे यूज नहीं होती थी। And which is the case in present time where the medium of exchange is money। और प्रेजेंट डे में मनी एक्ट करती है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो जो मेनली ये चलती थी उसको बोलते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट या फिर क्लासिकल पीरियड। तो क्लासिकल पीरियड में या फिर प्री क्लासिकल पीरियड में यूज होता था गुड्स वर्सेस गुड्स या फिर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन अब मॉडर्न इकोनॉमी है, उसमें हम यूज करते हैं मॉनेटरी एक्सचेंज। So an economy where there is a direct barter of goods and services is called barter economy। और उसको हम बोलते हैं barter economy या फिर CC economy। So where C stand for commodity, the commodity against commodity। For example, when the farmer gives wheat and gets cloth from the weavers in return is known as barter exchange। तो commodity versus commodity, एक को क्या चाहिए wheat और दूसरा मतलब एक सेल कर रहा है वीट और दूसरा सेल कर रहा है क्लॉथ।
नाउ नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम। तो ये बुक में आपको रेयरली मिलेगा क्योंकि एडवांटेजेस बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ये वाइडली पूछा जाता है वाइवा में कि व्हाट आर द एडवांटेजेस। तो ये 3 एडवांटेजेस हैं जो सिंपल है काफ़ी। तो 3 एडवांटेजेस आपने याद रखने हैं। नंबर 1, जो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, जो सीसी इकोनॉमी है, कमोडिटी वर्सेस कमोडिटी, तो ये एक सिंपलेस्ट मेथड है या फिर सिंपलेस्ट सिस्टम ऑफ ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है मनी की। ठीक, तो यह सिंपलेस्ट सिस्टम ऑफ ट्रेड है बिकॉज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी। और नेक्स्ट जो आपका मेन एडवांटेजेस है वो है देयर इज नो एक्सेस प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन। तो ओवर प्रोडक्शन भी नहीं होगा और अंडर प्रोडक्शन भी नहीं होगा। ओवर प्रोडक्शन या फिर जो होर्डिंग होती है, मेनली होर्डिंग क्या होती है, जमाखोरी। जमा इसलिए करते हैं प्रोड्यूसर ताकि जब फ्यूचर में उसके प्राइजेस इंक्रीज होंगे वो तब उसको सेल करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो फ्यूचर, इसकी हम फ्यूचर में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि जो मनी है, जो इसमें मनी का हम लेन देन नहीं कर रहे, प्राइजेस का सीधा मनी से जुड़ा हुआ है रिलेशन, तो यहाँ पे हम मनी में ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे, तो इसलिए ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन नहीं हो सकता। सो पीपल विल प्रोड्यूस एंड कंज्यूम ओनली व्हाट दे वांट एंड देयर इज नो अंडर प्रोडक्शन और ओवर प्रोडक्शन। और नेक्स्ट है थर्ड वन, जो मेन इसका जो मेन एक और बेनिफिट है वो है देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और इंटरनेशनल ट्रेड डज नॉट अराइज। जो ये इकोनॉमी है, जब इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता उसको हम बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी। ठीक, और अगर इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसको हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। सो फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि हमें फॉरेन करेंसी नहीं चाहिए। फॉरेन ट्रेड अगर हम करते हैं तो उसमें हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे हमें कोई भी फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये 3 एडवांटेजेस हैं सिंपली। नेक्स्ट वन इज लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बार्टर सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है। तो मेन जो ड्रॉबैक है वो है ये, और मोस्ट वाइडली पूछा जाता है, व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है क्या। सपोज देयर आर 2 प्रोड्यूसर, 2 प्रोड्यूसर है, 2 सेलर है। ए सेल कर रहा है वीट और जो बी सेल कर रहा है कॉटन। ठीक, तो मतलब क्या है, जो ए प्रोड्यूसर है उसको रिक्वायरमेंट है कॉटन की, और जो बी है प्रोड्यूसर उसको रिक्वायरमेंट है वीट की। तो अगर दोनों की डिमांड फुलफिल हो रही है तो इसको हम बोलेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोनों को सेम गुड्स रिक्वायरमेंट नहीं होती जिसको वो सेल कर रहे होते हैं, तो हम इसको बोलते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक, सो साइमल्टेनियसली फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स बाय द बायर्स एंड सेलर इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो यहाँ पे लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस है क्योंकि दोनों को सेम चीज की रिक्वायरमेंट है और दोनों ही साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर सकते। सो एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल आप वीट कॉटन का ले लो, वीट जूट का ले लो, वीट राइस का ले लो। ओके, नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू हमने लास्ट में क्या था, मेजर ऑफ वैल्यू मनी, लेकिन यहाँ पे मनी का है ही नहीं, मनी की ट्रांजेक्शन नहीं है। इसलिए जो कमोडिटी की वैल्यू है, कमोडिटी की वैल्यू हम डिसाइड करेंगे कमोडिटी से ही। ठीक है, क्योंकि मनी से डिसाइड नहीं करेंगे। तो कमोडिटी वर्सेस कमोडिटी है, तो इसमें मेन जो प्रॉब्लम आएगी वो क्या होगी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कार किसी प्रोड्यूसर ने सेल करनी है, अब उस कार के बदले उसको मनी नहीं मिलेगी, उसको क्या मिलेंगे, दूसरी जगह हॉर्सेस हो गए या फिर काउस मिलेंगे या फिर बफेलोज मिलेंगे। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉर्सेस, कितने हॉर्सेस एक कार के बदले मिलने चाहिए, कितने काउस मिलने चाहिए, कितने बफेलोज मिलने चाहिए, ये इसमें मेजर प्रॉब्लम आएगी कि व्हाट इज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब लैक ऑफ कॉमन वैल्यू है। दोनों की वैल्यू सेम नहीं हो सकती कभी, दो कमोडिटी की, किसी की ज़्यादा और किसी की कम होगी। थर्ड वन है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट हमने अभी पढ़ा था फ्यूचर पेमेंट, तो इसकी हम फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते, या फिर इसको हम लोन नहीं ले सकते, किसी कमोडिटी को लोन या फिर फ्यूचर में वापस करना ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो फ्यूचर में उसकी क्वालिटी है वो क्या होती है, फॉल हो जाती है। फ्यूचर में उस गुड्स की वैल्यू कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट वन इज डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। अब जो मेन प्रॉब्लम है, हम इस कमोडिटी को स्टोर भी नहीं कर सकते, होल्डिंग ऑफ स्टॉक सच एज गुड्स इन्वॉल्व कॉस्टली स्टोरेज एंड डिटोरेशन। तो जो स्टोरेज है वो भी कॉस्टली पड़ेगा। सो कुल मिला के जो ये 4 डिफिकल्टीज हैं, 4 डिफिकल्टीज ये याद रखनी है, और इनमें से क्वेश्चन सिंगल कई बार पूछा भी जाता है।
चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी का पार्ट 2। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी, उसके बाद सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी में सिर्फ हम करेंगे M1, बल्कि M2, M3 और M4 भी मनी सप्लाई है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।